हेलो एवरीवन, आज हम खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन में देखेंगे प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो जो वर्तमान में जो प्राकृतिक गैस है कोयला तथा पेट्रोलियम के स्थान पर तीव्र गति से उपयोग में लाई जाने लगी है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, यह गंध एवं कालिक रहित अत्यधिक ज्वलनशील है। तो इसके जो भंडार है प्रायः खनिज तेल क्षेत्र के साथ ही पाए जाते हैं, किंतु क्या है, खनिज तेल क्षेत्रों में अलग केवल प्राकृतिक गैस के भंडार त्रिपुरा और राजस्थान में मिले हैं। ठीक है, देश में प्राकृतिक गैस का पता तेल व प्राकृतिक गैस आयोग एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी लगाती रही है। तो अब तक क्या हुआ, अपतटीय व मुंबई बेसिन में 10 स्थानों पर गुजरात, राजस्थान एवं कावेरी के थाले में प्राकृतिक गैस के जो है भारी भंडारों की खोज हो चुकी है। तो असम एवं गुजरात के तेल के साथ ही प्राकृतिक गैस की भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, नवीन अनुसंधान के अनुसार देखते हैं देश में 692 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो इसमें दोहन योग्य भंडार जो योग्य भंडार है वो 647 अरब घन मीटर के आसपास है। ठीक, देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्या लगातार बढ़ते जा रहा है। तो 1980-81 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2.36 अरब घन मीटर था, जो 95-96 में 20.92 अरब घन मीटर हो गया। अब 2004-05 में यह बढ़कर 31.07 अरब घन मीटर हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम देश में प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन जो है लगातार क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा का संसाधन होने के साथ साथ पेट्रो रसायन उद्योग के लिए भी कच्चा माल है। ठीक है, वर्तमान में द्रवित हाइड्रोकार्बन उत्पादन लगभग 11.33 लाख टन से भी अधिक हो गया है। ठीक है, इसका उपयोग क्या रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में किया जाने लगा है। तो यहाँ प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पाइपलाइन द्वारा हो रहा है। ठीक है, देश में 1240 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जामनगर से लोनी है। ठीक है, जो क्या है रसोई गैस आपूर्ति की महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। उसके बाद देखेंगे हम अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी अनुकूलन तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इनमें क्या नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा जो कि महत्वपूर्ण है। नाभिकीय ऊर्जा में देखेंगे यूरेनियम और थोरियम क्या है, प्रमुख परमाणु खनिज है जो भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनके नियंत्रित विखंडन से जो प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा, अणु ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा आदि नाम से क्या है जाने जाते हैं। ठीक है, भारत में जो यूरेनियम है झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है। जो थोरियम है वो छोटा नागपुर का पठार तथा केरल के समुद्र तटीय बालू से प्राप्त होता है। भारत विश्व में उन 6 देशों में से एक है जो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक विकसित कर चुके हैं। अन्य जो देश है वो क्या है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा कनाडा। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट हुआ। उसके बाद देखेंगे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब परमाणु शक्ति विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई तब 1948 में क्या किया, टाटा एटॉमिक एनर्जी कमीशन की क्या गठन हुआ। ठीक, किंतु इस क्या हुआ, इस क्षेत्र में वास्तविक जो 1954 में जब ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की जो स्थापना की गई। ठीक, 1967 में इसका जो नाम था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया, क्योंकि जो यहाँ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत में जो है परमाणु शक्ति कार्यक्रम के अग्रणी पुरोध थे। जो भारत का जो पहला परमाणु शक्ति केंद्र है 1969 में मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, जो 320 मेगावाट क्षमता का था। उसके पश्चात राजस्थान के रावाभाट में 320 मेगावाट क्षमता का जो शक्ति केंद्र है वो स्थापित किया गया था। इसी तरह कर्नाटक के कैगांव और गुजरात के काकरापारा में भी परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र स्थापित किए गए थे। उसके बाद देखेंगे हम सौर ऊर्जा। उसके बाद हम देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसे कहेंगे, सौर ऊर्जा सूर्य से जो प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको हम सौर ऊर्जा
कहेंगे। तो जब क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेलों में जब विक्षापित सूर्य की किरणें ऊर्जा को जो किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए एक फोटोवोल्टाइकल तथा सौर तथापि प्रौद्योगिकी दो बहुत ही प्रभावशाली प्रक्रम है। ठीक है, ऊर्जा के अन्य स्रोतों की अपेक्षा सौर ऊर्जा अधिक लाभकारी मानी गई है और यह क्या है, लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूलन तथा निर्माण में आसान भी है। सौर ऊर्जा कोयला तथा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, यह सामान्यतः क्या हीटर, फसल शुष्क को कुकरों आदि जैसे उपकरणों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, सौर ऊर्जा का भारत में पश्चिमी भागों, गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की जो है अधिक संभावनाएं है। उसके बाद देखेंगे हम पवन ऊर्जा। ठीक है, तो पवन ऊर्जा किसे कहेंगे हम? पवन ऊर्जा क्या है? पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की क्या, पवन की गति से चलने वाली है और जो क्या है, टरबाइन को चलाती है। ठीक, इसमें क्या, गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, सममार्गी पवनों व पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियां और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत में क्या है, उपयोग में लाया जाता है उस रूप में। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसमें पवन ऊर्जा के अंतर्गत। ठीक, तो भारत में पवन ऊर्जा के विकास के लिए क्या बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। तो इसके अंतर्गत जो योजना तैयार की गई है, ठीक है, वो क्या है, जिसके अंतर्गत 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चलित टरबाइनों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये जो टरबाइन है 12 अनुकूल स्थानों विशेषतया सागर तटीय क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी और देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन के संभावित जो क्षमता है, ठीक, ये हो गया पवन ऊर्जा। ठीक है, देश में पवन ऊर्जा का उत्पादन की जो संभावित क्षमता है वो 50,000 मेगावाट की है, जिसमें से 1/4 का आसानी से विकास किया जा सकता है। ठीक, 31 मार्च 2006 तक 5,340 मेगावाट विद्युत की जो प्राप्ति की जा चुकी थी। उसके बाद देखते हैं हम ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ये ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, तो जो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा है वो क्या है, जल तरंगों में जल गतिशील रहता है। ठीक है, तो जो जल से रिलेटेड है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, तो जो ज्वार तथा तरंगों में जल गतिशील रहता है, जिस कारण से क्या है, इसमें अपार ऊर्जा होती है। ज्वार तथा तरंग में त्वरण से जो ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास 17वीं तथा 18वीं शताब्दी से किए जा रहे हैं। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है कि भारत में 18,000, 8,000, 9,000 मेगावाट संभाव्यता ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा है। ठीक, खंबात की खाड़ी सबसे इसका जो अधिक अनुकूल है, जहां पर 7,000 मेगावाट ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कच्छ की खाड़ी तथा सुंदरवन का स्थान आता है। उसके बाद हम देखेंगे भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय क्या, 2 शब्दों से बना है, भूधन तापीय। ठीक है, भूमि तापमान, जो भू का अर्थ है भूमि और तापीय का तापमान, तापीय का जो अर्थ हुआ वो तापमान। अतः भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त की जाती है। जब भूगर्भ से उसमें से मैग्मा निकलता है तो अपार ऊर्जा की नियुक्ति होती है। इसके अतिरिक्त गीजर कूपों से निकलने वाले गर्म जल से भी ताप ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट। मध्यकाल से ही क्या हुआ, गर्म स्रोतों व गीजरों का उपयोग होता आ रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण से अधिकृत किया जा चुका है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम, ये भूतापीय हमने देखा। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा क्या है, जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, जैव ऊर्जा। जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम जैव
ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, कृषि अवशेषों, नगर पालिका, औद्योगिकी तथा एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैविक पदार्थों के मुख्य उदाहरण हैं। इसे क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा, तापमान ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें कूड़ा करकट के निपटान तथा पर्यावरण के प्रदूषण जैसी समस्याएं भी इससे हल हो सकती हैं। नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी है एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में चल रही है। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट है। उसके बाद देखेंगे हम खनिज संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, तो खनिज संसाधन अनऑर्गेनिक संसाधन है। तो वर्तमान में देखते हैं हम तीव्र गति से होने वाले औद्योगिक विकास के लिए जो किए जा रहे हैं इनके अत्यधिक शोषण को देखते हुए क्या है, संरक्षण आवश्यक हो गया है। ठीक है, और इसकी आवश्यकता देश की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हीं खनिजों से जो होती है, अतः इन्हें विनाश से बचाना होगा। तो खनिज संसाधनों की विवेकपूर्ण उपयोग के लिए खनिज लगातार शोषण को नियंत्रित करना होगा सबसे पहले तो। उसके बाद क्या, खनिजों का संपूर्ण एवं मितव्ययता से उपयोग करना और कच्चे माल के रूप में प्रयोग, खनिजों के स्थान पर कम मांग के अन्य संसाधनों का प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है, स्क्रैप धातु का बार बार कच्चे माल में प्रयुक्त खनिजों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके साथ साथ क्या हुआ, खनन प्रक्रिया के पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को रोकने का भी विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, सीमित आपूर्ति तथा निरंतर बढ़ती हुई मांग पर क्या है, पृष्ठभूमि में खनिज संसाधनों का जो संरक्षण अनिवार्य हो गया है। संसाधनों के प्रयोग की पुरानी एवं परंपरागत विधियों के प्रयोग से जो बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं तो उसका पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो सतत पोषणीय विकास के संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, ताकि क्या, हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके लिए भी जो खनिज है वो संचित रह जाए। ठीक, वह ऊर्जा की जो परंपरागत संसाधनों के प्रयोग को कम करके अपारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत है उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं संरक्षणों के जो संसाधनों के संरक्षण है तो जो उपाय है वो निम्नलिखित करना चाहिए। नवीन खनिजों का पता लगाना चाहिए। ठीक है, खनिजों को क्या, बहुउद्देशीय उपयोग करना चाहिए। सुरक्षित भंडार गृहों की व्यवस्था करनी चाहिए। खनिज प्रक्रिया के अंतर्गत संरक्षण और खनिजों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रबंध कारिणी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। खनिज कभी भी शुद्ध अथवा अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या है, शुद्ध अवस्था में लाने के लिए शोधक कारखानों की व्यवस्था होनी चाहिए। खनिज कच्चे पदार्थ के संरक्षण के लिए धातु का पुनः चक्रण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। धातुओं का बार बार प्रयोग बढ़ने से उन्हें संरक्षित किया जा सकेगा। ठीक है, इससे उसके बाद देखते हैं खनिज उत्खनन से होने वाले जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। अर्थात यह भी प्रयास करना होगा कि खनिजों के उत्खनन से जो अन्य संसाधनों को कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का जो अध्याय है वो समाप्त होता है।